अगर तुम्हें कभी रात के सन्नाटे में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो क्या तुम जवाब दोगे? ज़्यादातर लोग बिना सोचे जवाब दे देते हैं, लेकिन मैं हूं नवीन और आप सुन रहे हैं रात की कहानियां। आज की कहानी उड़ीसा के गंजाम जिले के एक छोटे से गांव कांचुरू की है, जहां लोग अपने ही नाम का जवाब देने से डरते हैं, क्योंकि वहां आवाज़ें हमेशा इंसानों की नहीं होती और कभी-कभी जो तुम्हें बुला रहा होता है वो तुम खुद होते हो। 2 दिन पहले उस गांव में एक आदमी मरा था। नाम था रघुनाथ। सीधा साधा इंसान, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसका शरीर तालाब के पास मिला, लेकिन वो डूबा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर डर जमे हुए था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। और सबसे अजीब बात, उसके नाखूनों में किसी और की त्वचा फंसी हुई थी। गांव वाले समझ गए थे ये मौत खत्म नहीं हुई है। आप सोच रहे होंगे ये सब आखिर किया क्यों जाता है? कांचुरू में ये कोई आम रिवाज नहीं है। ये सिर्फ तब किया जाता है जब किसी की मौत सामान्य नहीं होती, जब मरने वाले के चेहरे पर अजीब डर जम जाए, जब उसके शरीर पर ऐसे निशान हों जो समझ में ना आए, या फिर जब लोगों को लगे कि उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा है जो इस दुनिया का नहीं था। गांव वाले मानते हैं कि ऐसी मौत में आत्मा सीधे अगले जन्म में नहीं जाती, वो बीच में ही अटक जाती है। और सबसे खतरनाक बात, उस खाली जगह में कुछ और भी आ सकता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। इसलिए मौत के 1 या 2 दिन बाद गांव के कुछ लोग चुपचाप इकट्ठा होते हैं। एक आदमी को पूरी तरह अंधेरे कमरे में बंद किया जाता है और बाकी लोग गांव के बाहर तालाब या जंगल के पास जाते हैं। वो जमीन पर एक सफेद कपड़ा फैलाते हैं और फिर मरे हुए इंसान का नाम पुकारते हैं। कहते हैं कि अगर आत्मा सही से आगे बढ़ गई हो तो वो किसी जानवर के रूप में उस कपड़े पर आएगी। पहली चीज जो उस सफेद कपड़े को छुए, उसी में उसकी आत्मा मानी जाती है। लेकिन अगर बहुत देर तक कुछ ना आए, या जो आए वो अजीब लगे, तो इसका मतलब होता है कि आत्मा अकेली नहीं है, या फिर वो आत्मा वापस आना ही नहीं चाहती। और कभी-कभी जो वापस आता है वो वही नहीं होता। और उस रात कांचुरू में कुछ ऐसा आया था जो आज तक वापस नहीं गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस रात कांचुरू में आखिर क्या हुआ था, तो पूरी कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि जो उस रात आया था वो आज तक वापस नहीं गया। अब सोचिए, अगर किसी गांव में मौत के बाद भी कुछ रस्में बाकी रह जाती हों, तो क्या वो अजीब लगेगा या बस एक परंपरा? उड़ीसा के गंजाम जिले में बरहामपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, कांचुरू। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता है। हरे भरे खेत, नारियल के पेड़, तालाब का शांत पानी और रोजमर्रा की वही जिंदगी। लोग अपने काम में लगे रहते हैं, बच्चे खेलते हैं और शाम होते होते हर कोई अपने घर लौट आता है। यहाँ सब कुछ सीधा और साधारण है, और शायद इसी वजह से यहाँ की कुछ परंपराएं बाहर वालों को अजीब लग सकती हैं, लेकिन गांव वालों के लिए वो बस एक तरीका है चीजों को ठीक रखने का। इसी गांव में रहता था रघुनाथ, सीधा साधा इंसान, हर किसी के काम आने वाला। अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो तो सबसे पहले वही पहुंचता था। गांव में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था, लेकिन मरने से कुछ दिन पहले
लोगों ने उसमें थोड़ा बदलाव महसूस किया। वो पहले जितना खुलकर बात नहीं करता था, कभी कभी अकेले बैठा रहता था, ज्यादातर उसी तालाब के पास जहां वो पहले भी जाया करता था। लेकिन अब वो ज्यादा देर तक वहीं बैठा रहता और कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। एक दिन गांव के एक आदमी ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रघुनाथ, किसी से छुपकर बात कर रहे हो क्या? रघुनाथ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, बस आवाज आती है कभी कभी। किसकी? पता नहीं। उसने बात वहीं खत्म कर दी और फिर उसी पानी की तरफ देखने लगा, जैसे उसे जवाब वहीं मिलना हो। लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गांव में ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। फिर एक रात रघुनाथ अपने घर से बाहर निकला। उसकी पत्नी ने देखा, वो थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे जल्दी में हो, लेकिन घबराया हुआ नहीं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रघुनाथ ने बस इतना कहा, अभी आता हूं, और बाहर चला गया। ये बात भी किसी को खास अजीब नहीं लगी। गांव में लोग अक्सर रात को भी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उस रात वो वापस नहीं आया। सुबह जब लोग अपने काम के लिए निकले तो तालाब के पास भीड़ लगी हुई थी। कोई जोर जोर से कुछ नहीं बोल रहा था, बस लोग खड़े थे और बीच में रघुनाथ पड़ा था। उसका शरीर जमीन पर था, तालाब के बिल्कुल पास, लेकिन उसके कपड़े सूखे थे। ये बात लोगों को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा चर्चा नहीं की। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सामने देख रहा था, जैसे कुछ देख रहा हो, या शायद आखिरी बार कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। किसी ने धीरे से उसका हाथ उठाया और तभी एक और चीज सामने आई। उसके नाखूनों के नीचे खून जमा हुआ था और साथ में कुछ और, जैसे किसी की त्वचा। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। गांव में ऐसी चीजों पर ज्यादा सवाल नहीं किए जाते। जो सामने है उसे स्वीकार किया जाता है, बाकी बातों को समय पर छोड़ दिया जाता है। उसका अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया गया। सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ, जैसे हर बार होता है। लेकिन शाम होते होते गांव के कुछ लोग आपस में मिलने लगे, चुपचाप, बिना किसी शोर के, क्योंकि वो जानते थे कि अभी एक काम बाकी है। एक ऐसी रस्म जो हर मौत के बाद नहीं होती, लेकिन जब होती है तो उसे करना जरूरी माना जाता है। और इस बार वो रस्म रघुनाथ के लिए की जाने वाली थी। रघुनाथ के अंतिम संस्कार के बाद गांव की जिंदगी धीरे धीरे फिर से अपनी सामान्य चाल में लौटने लगी। खेतों में काम शुरू हो गया। सुबह वही लोग, वही रास्ते, वही आवाजें। तालाब के किनारे फिर से औरतें पानी भरने आने लगीं। बच्चे दोपहर में उसी रास्ते पर खेलते हुए दिखाई देने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कांचुरू में लोग जानते थे कि कुछ चीजें तुरंत खत्म नहीं होती, खास तौर पर जब मौत वैसी हो जैसी रघुनाथ की थी। कोई खुलकर इस बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन कभी कभी 2-3 लोग एक साथ खड़े होकर धीमी आवाज में बात करते दिख जाते, और जैसे ही कोई तीसरा पास आता, बात वहीं रुक जाती। कुछ बुजुर्ग अक्सर शाम के समय एक ही दिशा में देखते रहते, तालाब की तरफ, जैसे वो किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हों। दूसरे दिन की शाम तक गांव में एक अजीब सी चुप्पी फैलने लगी। ये डर वाली चुप्पी नहीं थी, बस एक तैयारी जैसी, जैसे सबको पता हो आज रात कुछ होना है। और वही हुआ। सूरज ढलने के बाद धीरे धीरे
बिना किसी इशारे के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे। कोई जल्दी में नहीं था, कोई भाग नहीं रहा था। बस एक एक करके सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, गांव के किनारे की तरफ, जहां एक पुराना लगभग छोड़ा हुआ घर था। उस घर में अब कोई नहीं रहता था। दीवारों पर पुराना चूना झड़ चुका था। कुछ जगहों पर ईंटें बाहर दिख रही थीं। छत के कोनों में जाले लगे हुए थे, लेकिन दरवाजा अब भी ठीक था और वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता था। एक एक करके लोग अंदर आने लगे। कुल मिलाकर 7 लोग थे। सब एक दूसरे को जानते थे और सबको पता था वो यहां क्यों आए हैं। दरवाजा अंदर से बंद किया गया। कमरे में हल्की सी मिट्टी और लकड़ी की गंध थी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे सब अपने अपने तरीके से इस पल को स्वीकार कर रहे हों। फिर सबकी नजरें धीरे धीरे एक ही आदमी की तरफ गईं। गोपाल। वो दरवाजे के पास खड़ा था, थोड़ा पीछे, जैसे खुद को बाकी लोगों से थोड़ा अलग रखे हुए हों। गोपाल गांव का ही आदमी था, ज्यादा बोलने वाला नहीं, अपना काम करता और चुपचाप रहता। लेकिन आज उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो समझ रहा है अब क्या होने वाला है। एक बुजुर्ग आदमी, जो शायद सबसे ज्यादा उम्र का था, आगे बढ़ा। उसने बिना किसी नाटकीयता के सीधे कहा, इस बार तेरी बारी है। कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यह तय नियम था। हर बार कोई नया आदमी, कभी कोई खुद आगे नहीं आता और कभी कोई मना भी नहीं करता। गोपाल ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। कुछ नहीं होता। दूसरे आदमी ने कहा, बस बैठना है थोड़ी देर। गोपाल ने हल्की सी सांस ली और आगे बढ़ा। कमरे के भीतर एक और छोटा कमरा था, जिसका दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था। वो दरवाजा बंद था। बुजुर्ग आदमी ने जाकर उसे खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का हल्का झोंका बाहर आया, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा अंधेरा, इतना कि दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े होकर भी अंदर कुछ नजर नहीं आता। यहीं बैठना है, उसने कहा, और जो भी हो बाहर मत आना जब तक हम खुद ना खोलें। गोपाल ने उस अंधेरे को कुछ सेकंड तक देखा, जैसे वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हो अंदर क्या है। लेकिन अंधेरा हमेशा की तरह कुछ नहीं बताता। वो धीरे धीरे अंदर गया। उसके कदमों की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई दी, फिर वो भी बंद हो गई। बैठ गया? बाहर से आवाज आई। अंदर से हल्की सी आवाज आई, हां। दरवाजा धीरे से बंद किया गया और बाहर से कुंडी लगा दी गई। अब गोपाल उस कमरे में अकेला था और बाहर बाकी लोग घर से निकलकर तालाब की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, बस कदमों की आवाज सूखी मिट्टी पर हल्की हल्की। कुछ ही देर में वो तालाब के पास पहुंच गए। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में आधा चांद था, जिसकी रोशनी पानी पर हल्की सी चमक बना रही थी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, जैसे उसमें कोई हलचल ही ना हो। एक आदमी ने अपने साथ लाया हुआ सफेद कपड़ा निकाला। कपड़ा पुराना नहीं था, साफ था, तह करके रखा गया। उसे धीरे से जमीन पर फैलाया गया। तालाब के किनारे ऐसी जगह जहां से पानी साफ दिखाई देता था। सब लोग उसके चारों तरफ खड़े हो गए। किसी ने अपने हाथ जोड़ लिए, किसी ने बस खड़े खड़े नीचे देखना शुरू कर दिया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वही बुजुर्ग आदमी आगे आया।
उसने चारों तरफ देखा, जैसे ये सुनिश्चित कर रहा हो कि सब तैयार है। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नाम लो। एक आदमी ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, रघुनाथ। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी, जैसे उसे दूर तक जाना हो। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर दूसरी बार, रघुनाथ। इस बार आवाज थोड़ी और स्थिर थी, जैसे अब वो एक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी हो। तीसरी बार नाम लिया गया और फिर सब चुप हो गए। अब इंतजार था कि सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि यही इस रस्म का तरीका था। पहली चीज जो इस सफेद कपड़े के पास आएगी, उसी में उस व्यक्ति की आत्मा मानी जाएगी। कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, सब बस इंतजार कर रहे थे। कुछ मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। हवा भी जैसे रुक गई थी, पेड़ों की आवाज बंद, पानी बिल्कुल स्थिर, जैसे पूरा माहौल सुन रहा हो। फिर दूर झाड़ियों में हल्की सी आवाज हुई, बहुत हल्की, जैसे कोई छोटा जानवर हिला हो। सबकी नजरें उसी तरफ चली गईं, लेकिन अभी भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसी समय गांव के उस पुराने घर के अंदर, जहां गोपाल बंद था, वो अंधेरे में बैठा था। शुरू में सब सामान्य था। वो बस दीवार के सहारे बैठा हुआ था और बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि अंदर पूरी तरह सन्नाटा नहीं है, जैसे कुछ और भी है। पहले उसे लगा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार पर उंगलियां फेर रहा हो। खर खर, बहुत धीमी लेकिन साफ। गोपाल सीधा बैठ गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी लंबी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन कदमों की आवाज नहीं थी, सिर्फ रगड़ने की। उसने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। कमरा फिर से शांत हो गया। गोपाल ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सामान्य है, पुराना घर है, आवाजें आती हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे फिर महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मौजूद है। उसने धीरे धीरे अपनी सांस रोकी और ध्यान से सुना। इस बार उसे साफ साफ किसी की सांस की आवाज सुनाई दी, बहुत पास से, इतनी पास जैसे कोई उसके सामने झुककर खड़ा हो। और उसी पल गोपाल को पहली बार यकीन हुआ कि कमरे में वो अकेला नहीं है। तालाब के किनारे सफेद कपड़ा वैसे ही बिछा हुआ था। चारों तरफ खड़े लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बस एक सामान्य सी गंभीरता, जैसे वो जानते हों क्या होना है और कैसे होगा। लेकिन समय बीत रहा था और अभी तक कुछ नहीं आया था। आमतौर पर ज्यादा देर नहीं लगती थी, कुछ ही मिनटों में कोई न कोई जानवर उस कपड़े के पास आ जाता था। लेकिन इस बार 5 मिनट, फिर 7, फिर 10, और अब समय जैसे खिंचने लगा था। कोई घड़ी नहीं देख रहा था, लेकिन हर किसी को महसूस हो रहा था कि इंतजार सामान्य से ज्यादा लंबा हो गया है। एक आदमी ने धीरे से कहा, आज देर हो रही है। इस बार उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर धीमी आवाज में कहा, इंतजार करो। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी ठोस नहीं थी, जैसे वो खुद भी थोड़ा सोच रहा हो। सब फिर चुप हो गए, लेकिन अब वो चुप्पी पहले जैसी नहीं थी, उसमें कुछ और मिल चुका था। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर था, इतना स्थिर कि उसकी सतह शीशे जैसी लग रही थी। लेकिन उस स्थिरता में भी एक अजीब सा भारीपन था, जैसे पानी के नीचे कुछ रुका हुआ हो।
पेड़ों की सरसराहट जो थोड़ी देर पहले तक थी अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जैसे हवा भी इस जगह से हट गई हो। और उसी समय दूर झाड़ियों में कुछ हिला। इस बार आवाज पहले से थोड़ी साफ थी, जैसे कोई अंदर से रास्ता बनाते हुए बाहर आ रहा हो। सबकी नजरें एक साथ उसी दिशा में टिक गईं। एक आदमी ने अपनी सांस रोक ली, दूसरे ने अनजाने में अपने पैर थोड़ा पीछे खींच लिए। कुछ सेकंड तक कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर झाड़ियों के पीछे से कुछ धीरे धीरे बाहर आया। पहले उसकी चाल दिखी, फिर उसका पूरा शरीर। एक कुत्ता था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। उसका शरीर सामान्य था, लेकिन उसकी चाल धीमी और सीधी, जैसे वो किसी चीज को सूंघ नहीं रहा, बल्कि किसी तय जगह पर जा रहा हो। वो कपड़े की तरफ नहीं आया। वो पहले रुक गया, थोड़ी दूरी पर, और वहीं खड़ा होकर सीधे उन लोगों को देखने लगा। एक एक करके उसकी नजर हर आदमी पर टिकती और फिर आगे बढ़ जाती, जैसे वो उन्हें पहचान रहा हो या गिन रहा हो। एक आदमी ने धीरे से कहा, आ गया, लेकिन इस बार उसके बोलने में यकीन नहीं था। कुत्ता वहीं खड़ा रहा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन कपड़े की तरफ नहीं। वो उनके बीच आ गया, इतना पास कि उसकी सांस की हल्की गर्माहट महसूस हो सकती थी। फिर भी कोई हिला नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। सब बस उसे देख रहे थे। कुत्ता अब उनके बीच खड़ा था और उसकी आंखें अजीब थीं। उनमें चमक नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि समझ रहा हो। एक आदमी ने धीरे से कहा, ये सीधा कपड़े पर क्यों नहीं जा रहा? इस बार किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बुजुर्ग ने कुत्ते को ध्यान से देखा, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, रुको। लेकिन उसके बोलने से पहले ही कुत्ते ने अपना सिर घुमाया, धीरे धीरे, और एक दिशा में देखने लगा, सीधे उस पुराने घर की तरफ जहां गोपाल बंद था। इस बार सबने एक साथ उस दिशा में देखा, और कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ था। और उसी समय उस घर के अंदर गोपाल दीवार से टिक कर बैठा था। उसकी पीठ ठंडी दीवार से लगी हुई थी और उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। शुरू में उसने खुद को समझाया था कि ये सब सामान्य है, पुराना घर है, आवाजें आती हैं। लेकिन अब वो खुद को समझा नहीं पा रहा था, क्योंकि आवाजें अब साफ हो चुकी थीं। पहले हल्की रगड़, फिर घिसटने की, और अब जैसे कोई धीरे धीरे उसके चारों घूम घूम रहा हो। लेकिन कदमों की आवाज नहीं थी, बस रगड़ने की, खर खर, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी सामने और कभी ठीक उसके पीछे जहां दीवार थी। गोपाल ने खुद को रोका। वो हिलना नहीं चाहता था, लेकिन उसका शरीर खुद ब खुद तन गया। उसने धीरे से कहा, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी, कमरे में गूंजी और फिर वापस उसी तक आ गई। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। अब वो और पास आ रही थी, इतनी पास कि उसे लगा जैसे कोई उसके सामने झुककर बैठ गया हो। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, अंधेरे में कुछ छूने के लिए, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ खालीपन। और उसी पल उसके कंधे पर बहुत हल्का सा स्पर्श हुआ। गोपाल का पूरा शरीर सख्त हो गया। उसने सांस रोक ली। वो स्पर्श
हवा जैसा नहीं था, वो किसी का हाथ था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत दीवार को महसूस किया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि पीछे सिर्फ दीवार है, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत पास है। और फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी सांस, धीमी, ठंडी, जैसे कोई उसके कंधे पर झुककर खड़ा हो। गोपाल अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, तू बाहर क्यों नहीं आया? गोपाल की आंखें फैल गईं। वो आवाज रघुनाथ की नहीं थी, वो अलग थी, गहरी और भारी, जैसे वो कहीं और से आ रही हो। गोपाल ने मुश्किल से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड तक सिर्फ वही सांस, फिर वही आवाज और पास। वो यहां नहीं है। गोपाल का गला सूख गया। उसने दीवार को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वो खुद को संभाल रहा हो। फिर उस आवाज ने कहा, मैं हूं। कमरा वही था, अंधेरा वही, लेकिन अब वो खाली नहीं था। गोपाल ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? कुछ सेकंड पूरी खामोशी। फिर उसके कान के बिल्कुल पास वही आवाज फुसफुसाई, जिसे तुमने बुलाया ही नहीं। और उसी पल गोपाल को लगा कि उसके पीछे दीवार के अंदर से कुछ हिल रहा है, जैसे कुछ धीरे धीरे दीवार के अंदर से बाहर आ रहा हो। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ के ठीक पीछे दीवार थोड़ी ठंडी नहीं, बल्कि नम हो गई है, जैसे वहां कुछ सरक रहा हो। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ा हुआ था। और तभी उसके कंधे पर रखा वो अदृश्य हाथ थोड़ा और दब गया, जैसे अब वो उसे छोड़ने वाला नहीं। उसी समय तालाब के पास वो कुत्ता धीरे धीरे पीछे हटने लगा, कपड़े से दूर, लोगों के बीच से निकलकर थोड़ा पीछे। और उसकी नजरें अब भी उसी घर पर थीं। इस बार एक आदमी ने धीरे से कहा, कुछ ठीक नहीं है। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार किसी ने उसे गलत भी नहीं कहा, क्योंकि अब सबको महसूस हो रहा था कि कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा हर बार होता है। और उसी पल उन सब की नजरें फिर से उसी घर की तरफ टिक गईं, जहां दरवाजे के पीछे अंधेरे कमरे में गोपाल अकेला नहीं था। और इस बार जो उसके साथ था, वो बाहर आने की जल्दी में था। तालाब के किनारे अब कोई भी उस सफेद कपड़े की तरफ नहीं देख रहा था। सबकी नजरें उसी पुराने घर पर टिकी हुई थीं, जहां दरवाजा बंद था और अंदर गोपाल। कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ एक सामान्य प्रक्रिया जैसा लग रहा था, लेकिन अब वो सामान्यता धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुत्ता कपड़े से काफी दूर जा चुका था। वो एक जगह खड़ा था और लगातार उसी घर की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें भारी थीं और उसके गले से बहुत हल्की गुर्राहट निकल रही थी, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जिससे वो खुद भी डर रहा हो।
एक आदमी ने धीरे से कहा, अब क्या करें? इस बार उसकी आवाज साफ कांप रही थी। किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सबने एक बार बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन इस बार बुजुर्ग भी चुप था। उसकी नजरें घर पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर पहली बार साफ सोच दिखाई दे रही थी, जैसे वो तय नहीं कर पा रहा क्या सही है और क्या नहीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अभी कोई नहीं जाएगा। लेकिन इस बार उसके शब्दों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। और उसी समय तालाब के पानी में बहुत हल्की सी लहर उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे पानी के नीचे कुछ चल रहा हो। सबकी नजरें एक पल के लिए पानी की तरफ गईं, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी पानी में हलचल थी। एक आदमी ने धीरे से कहा, हवा तो है ही नहीं। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सब ने उस बात को नोटिस किया। और उसी समय घर के अंदर गोपाल दीवार से अलग होकर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। उसने अभी अभी खुद को उस अदृश्य पकड़ से छुड़ाया था, लेकिन जो भी था वो अब भी वहीं था, और अब वो सामने था। हालांकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब पहले से ज्यादा साफ थी। इतनी पास कि उसकी सांस सीधे गोपाल के चेहरे पर लग रही थी, ठंडी और भारी। गोपाल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए उसने दरवाजे की दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता उसे उतना ही महसूस होता कि दरवाजा दूर जा रहा है, जैसे कमरा पहले से बड़ा हो गया हो या वो खुद वहीं का वहीं अटका हुआ हो। उसने डरते हुए कहा, मुझे जाने दे। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसके सामने खड़ा वो अदृश्य साया अब और करीब आ गया। गोपाल ने हाथ बढ़ाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे किसी ठंडी गीली चीज से टकराया और तुरंत पीछे हट गया। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, क्योंकि वो खाली हवा नहीं थी, कुछ था। और उसी समय वो आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, जगह। गोपाल ने घबराकर कहा, कौन सी जगह? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर तेरी। गोपाल का गला सूख गया। उसे अब समझ आने लगा था कि ये चीज सिर्फ अंदर नहीं आई है, ये रुकने के लिए आई है। और उसी समय तालाब के पास एक आदमी ने अचानक कहा, कुछ पानी में है। सबकी नजरें तुरंत तालाब की तरफ गईं। अब पानी पहले से ज्यादा हिल रहा था, छोटी छोटी लहरें बिना किसी वजह के। फिर पानी के बीच में एक गोल सा घेरा बना, जैसे कुछ नीचे से ऊपर आ रहा हो। एक आदमी एक कदम पीछे हट गया, दूसरे ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार कोई भी इसे सामान्य नहीं कह रहा था। और तभी वो कुत्ता अचानक जोर से भौंका, लगातार, और पीछे हटने लगा, जैसे वो उस जगह से दूर जाना चाहता हो, लेकिन जा नहीं पा रहा। और उसी समय घर के अंदर गोपाल ने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कुछ छू कर गुजरा, धीरे से, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। उसने झटके से अपने पैर खींच लिए और दीवार से दूर हट गया, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो चीज सिर्फ सामने नहीं है, नीचे भी है और पीछे भी, जैसे वो
हर तरफ से उसे घेर रही हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमरे के अंदर ही दब गई, बाहर तक नहीं पहुंची। और तभी दरवाजे पर अंदर से एक जोर की चोट पड़ी। धड़ाम! तालाब के पास खड़े सभी लोग एक साथ सख्त हो गए। इस बार आवाज साफ थी और किसी को कोई शक नहीं था कि वो आवाज उसी कमरे से आई है। एक आदमी ने घबरा कर कहा, दरवाजा खोलते हैं। बुजुर्ग ने तुरंत कहा, नहीं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में भी डर था। अभी नहीं, अभी खोला तो गलत होगा। लेकिन दूसरी बार फिर वही आवाज आई, धड़ाम, जैसे अंदर से कोई दरवाजे को धक्का मार रहा हो। इस बार सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि गोपाल को कहा गया था कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा, और अगर वो नहीं खोल रहा तो अंदर कौन है? एक आदमी ने धीरे से कहा, वो बाहर आना चाहता है। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर पा रहा था। और उसी समय तालाब के पानी में बना वो घेरा अचानक टूट गया और पानी एक पल के लिए ऊपर की तरफ उछला, जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। पानी फिर से स्थिर, कुत्ता चुप, हवा बंद। लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इस बार वो भारी था, और उसी सन्नाटे में घर के अंदर से बहुत हल्की लेकिन साफ एक आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई, खोलो। तालाब के पास खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो आवाज गोपाल की नहीं थी। खोलो। वो आवाज फिर आई, धीमी, लेकिन इस बार बिल्कुल साफ। तालाब के किनारे खड़े सभी लोग अब पूरी तरह उस घर की तरफ मुड़ चुके थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कोई भी वहां खड़े रहने के लिए तैयार नहीं था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, चलो। सब धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगे। कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ अंदर का डर और साफ होता जा रहा हो। घर के सामने पहुंचकर सब रुक गए। दरवाजा सामने था। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे जो भी था अब इंतजार कर रहा हो। बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसने दरवाजे के पास खड़े होकर धीरे से आवाज दी, गोपाल। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से वही आवाज आई, खोलो। इस बार वो आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास से आई थी, जैसे कोई बस एक पतली सी दीवार के उस पार खड़ा हो। एक आदमी ने धीरे से कहा, ये गोपाल नहीं है। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कुंडी पकड़ी। उसका हाथ हल्का कांप रहा था। धीरे धीरे उसने कुंडी उठाई। दरवाजा चरमराया और थोड़ा सा खुला। अंदर पूरा अंधेरा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बुजुर्ग ने दरवाजा थोड़ा और खोला, और तभी अंधेरे के अंदर से कोई आगे बढ़ा। गोपाल। वो दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, जैसे वो पहले से वहीं खड़ा इंतजार कर रहा हो। सबकी सांसें एक पल के लिए थम गईं। ठीक है ना? बुजुर्ग ने धीरे से पूछा। गोपाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस सबको देखता रहा, एक एक करके, जैसे पहचान रहा हो। फिर धीरे से बोला, हाँ। उसकी आवाज वही थी, लेकिन उसमें कुछ भारीपन था। एक आदमी ने पूछा, अंदर कुछ हुआ? गोपाल ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी।
शांत था। उसकी मुस्कान अजीब थी, बहुत सीधी, बहुत स्थिर, जैसे वो सच में मुस्कुरा नहीं रहा, बस दिखा रहा हो। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा, फिर पूछा, कोई आया था? कुछ सेकंड तक गोपाल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, था। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कौन? गोपाल ने सिर थोड़ा झुकाया और बोला, तुम लोग। एक पल के लिए कोई समझ नहीं पाया। क्या मतलब? गोपाल ने धीरे धीरे सिर उठाया और सबको देखने लगा। तुम सब अंदर थे। अब सन्नाटा नहीं रहा, अब डर साफ महसूस हो रहा था। एक आदमी पीछे हट गया। दूसरे ने धीरे से कहा, ये ठीक नहीं है। बुजुर्ग ने एक कदम पीछे लिया। अब उसे भी यकीन हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है। गोपाल धीरे धीरे दरवाजे से हट गया, जैसे रास्ता दे रहा हो, और बोला, देख लो। दो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अंदर झांका। पहले कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। फिर धीरे धीरे कोने में एक आकृति दिखी। कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बिल्कुल स्थिर। कौन है? उनमें से एक ने कहा, और तभी अंदर बैठी आकृति धीरे धीरे हिली। उसने अपना सिर उठाया और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, दोनों आदमी पीछे उछल गए। गोपाल! अब कोई शक नहीं था। अंदर भी गोपाल था और बाहर गोपाल खड़ा था। दोनों एक जैसे। बाहर वाला गोपाल धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब समझ आए? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? इस बार गोपाल की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, जिसे तुमने बुलाया ही नहीं। और उसी पल अंदर वाला गोपाल धीरे धीरे खड़ा हो गया और दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। एक कदम, फिर दूसरा, जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य डोर हो। एक आदमी चिल्लाया, रुको! लेकिन कोई नहीं रुका। दोनों अब दरवाजे के बिल्कुल पास थे, एक अंदर, एक बाहर, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दोनों ने एक साथ अपने हाथ उठाए, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ, और अगले ही पल उनके हाथ एक दूसरे को छू गए। एक सेकंड, पूरा सन्नाटा। फिर अंदर वाले गोपाल का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे वो किसी धुएं की तरह घुल रहा हो, और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गया। अब सिर्फ एक गोपाल खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा और मुस्कुराया। अब ठीक है। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि जो अंदर था वो बाहर आ चुका है, और जो बाहर है वो अब वही नहीं है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, चलो यहां से। इस बार कोई रुका नहीं। सब जल्दी जल्दी वहां से हट गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस रात गांव में अजीब खामोशी थी। कोई भी उस घर के पास नहीं गया, और ना ही किसी ने उस बारे में बात की। जैसे सबने एक साथ फैसला कर लिया हो कि जो हुआ वो हुआ ही नहीं। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थीं। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम पर निकल गए। खेतों में वही हलचल, तालाब के पास वही भीड़। लेकिन कुछ चीजें बदल चुकी थीं। गोपाल गांव में था।
वो लोगों से मिल रहा था, बात कर रहा था, सब कुछ सामान्य। लेकिन अब वो कभी जल्दी नहीं बोलता था। हर जवाब देने से पहले कुछ सेकंड रुकता था, जैसे सोच रहा हो या सुन रहा हो। एक बार एक आदमी ने उसे पीछे से आवाज दी, गोपाल। वो रुका, लेकिन उसने मुड़ने से पहले 2 बार सिर झुकाया, जैसे 2 लोग एक साथ मुड़ने की कोशिश कर रहे हों। उस आदमी ने यह देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम होते होते कुछ और लोगों ने भी अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। कभी कभी गोपाल एक ही समय में 2 अलग दिशाओं में देखने लगता। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए अजीब तरीके से टिक जाती, फिर वापस सामान्य। और रात में तालाब के पास फिर से आवाजें आने लगीं, धीमी, 2 एक साथ, जैसे कोई अकेला नहीं है। एक रात गांव का एक लड़का पानी भरने गया। देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई, नाम क्या है तेरा? वो चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो घबराकर वापस जाने लगा। तभी उसी आवाज ने फिर कहा, इस बार थोड़ी अलग, थोड़ी भारी, नाम क्या है तेरा? लड़का भाग गया। अगले दिन उसने ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसे डांट दिया, रात में जवाब नहीं देते। बस इतना ही कहा गया, क्योंकि अब गांव में सब जानते थे कि अगर कोई आवाज दे तो वो एक नहीं होती। और कांचुरू में अब भी वो रस्म होती है, पहले जैसी ही। सफेद कपड़ा, तालाब, नाम पुकारना, सब कुछ वैसा ही, क्योंकि अब लोग मान चुके हैं कि कुछ चीजें रोकने से नहीं रुकती, और अगर वो वापस आए तो उन्हें पहचानना जरूरी नहीं होता, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। और कांचुरू में अब कोई मरने से नहीं डरता, क्योंकि यहां कोई भी पूरी तरह जाता ही नहीं। अगर कभी किसी गांव में या कहीं भी आपको ये कहा जाए कि बस थोड़ी देर के लिए इस कमरे में बैठ जाओ और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाए, तो एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि वो आपको अंदर क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि कांचुरू में उस रात गोपाल अकेला अंदर गया था, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो वो अकेला नहीं था। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि अंदर 2 थे, बल्कि ये थी कि बाहर अब सिर्फ एक ही आया। मैं हूं नवीन, और आप सुन रहे थे रात की कहानियां। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार जब कोई दरवाज़ा बंद होगा तो शायद आपके लिए